हेलो बच्चों, ये अल्टरनेटिंग करंट का जो एनसीईआरटी का चैप्टर है उसका ये नेक्स्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 2। इसमें आज के इस लेक्चर में बच्चों मैं आपको जो पढ़ाऊंगा सिखाऊंगा वो एसी वोल्टेज है ना। एक मिनट रुकिए। एसी वोल्टेज अप्लाइड टू अ सीरीज एलसीआर। तो जो सीरीज एलसीआर है ना, ये पढ़ेंगे हम लोग, मतलब एलसीआर सर्किट पढ़ेंगे सीरीज में। इसमें देखिए क्या हुआ कि यहाँ पे आर, ठीक है, सी और एल, इन तीनों को सीरीज में एक एसी सोर्स के साथ कनेक्ट यहां पर कर दिया गया है। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने क्या था ना कि इंडिविजुअली देखा था, है ना। एल को अलग कनेक्ट किया था, ठीक, सी को अलग कनेक्ट किया था, देखो यहां पर, ठीक है। तो अभी तक अलग अलग देखा था हम लोगों ने, बट अभी हम तीनों को एक साथ कंबाइन करेंगे, ठीक। तो अगर अलग अलग जो है ना, जो सेपरेटली जो कनेक्ट किया गया था, अगर वो कॉन्सेप्ट आपको नहीं आता है तो आप इसका प्रीवियस वीडियो जरूर जाकर देखिए, आपको वहां पर समझ में आने लगेगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। Figure 7.10 shows a series LCR circuit connected to an AC source. As usual, we take voltage of the source. अब यहाँ पे वोल्टेज जो है ना सोर्स का, ये हम लोग कंसीडर कर लेंगे कि V। एक मिनट बच्चों, ये बहुत बड़ा हो गया ये, एक मिनट मार्कर छोटा कर दो। हाँ, तो V इज इक्वल टू वी एम, जहाँ पे वी एम मैंने बताया था आपको कि वी एम क्या होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज होता है। ओके, लेट Q B, Q is the charge on the capacitor and I is the current। मतलब इस सर्किट में आप एज्यूम कीजिए कि किसी टाइम t पर इस कैपेसिटर पे चार्ज Q है और सर्किट में करंट I है ना, किसी टाइम t पर। ओके, वी हैव फ्रॉम किरचॉफ्स लॉ। अब किरचॉफ्स लॉ से देखिए अगर हम लोग यहाँ पर, है ना, तो किरचॉफ्स लॉ से अगर देखें तो इसके अक्रॉस हम लोग, इसके अक्रॉस जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो क्या लिखेंगे, तो इसके अक्रॉस जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो होगा L इंटू डी आई बाई डी टी, ठीक है। इसके अक्रॉस यहाँ पे कितना वोल्टेज होगा, Q बाई सी, है ना, Q बाई सी वोल्टेज होता है बच्चों। इसके अक्रॉस कितना होगा, तो I इंटू आर, ठीक है। तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो, और इसके अक्रॉस जो इंड्यूस हुआ वो, इन सभी का सम किसके बराबर होना चाहिए, तो सप्लाई वोल्टेज के बराबर होना चाहिए, ठीक है। किरचॉफ्स लॉ यही तो बोलता है कि सप्लाई वोल्टेज जो भी होगा वो इसके अक्रॉस, इन तीनों मतलब इन सभी के अक्रॉस अमॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसीलिए L इंटू डी आई बाई डी टी, और ये जो L इंटू डी आई बाई डी टी है बच्चों, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है जो कॉइल में इंड्यूस होता है, प्लस आई आर इज इक्वल टू प्लस आई आर प्लस क्यू बाई सी इज इक्वल टू वी, ठीक। बट यहां पर हम लोग को देखो क्या निकालना है, यहां पर हम लोग को मतलब है फेजर डायग्राम से बच्चों, है ना। फेजर डायग्राम से मतलब है कि जो फाइनल करंट है इस सर्किट में, जो नेट करंट है, वो नेट करंट और पोटेंशियल के बीच में क्या फेज एंगल बनेगा, उस चीज से हमें मतलब है। समझ में आया? तो देखिए, वी वांट टू डिटरमाइन द इंस्टैंटेनियस करंट आई एंड इट्स फेज रिलेशन टू द अप्लाइड अल्टरनेटिंग वोल्टेज वी। बच्चों देखें, एक चीज मैं आपको पॉइंट्स समझाने से पहले बता दूं कि एनसीईआरटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ये नहीं सोचिए कि बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, ये नीट के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए मैं एक एक लाइन आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो आप जरूर आकर के यहाँ पर देखिए, चैनल को अच्छे से पूरा वीडियोस को वॉच कीजिए, है ना। तब जाके आपको पूरा एनसीईआरटी समझ में आएगा और आप असर्शन रीजन सॉल्व कर पाएंगे। मैच द फॉलोइंग जो आता है ना, वो आप सॉल्व कर पाएंगे नीट में और जेई में भी। ओके, तो देखिए, टू डिटरमाइन द इंस्टैंटेनियस करंट एंड इट्स फेज रिलेशन, है ना, फेज रिलेशनशिप टू द अप्लाइड अल्टरनेटिंग वोल्टेज। बोला है कि हम लोग यहाँ पे इंस्टैंटेनियस डिसाइड करना है, मतलब वो फाइंड करना है। वी शैल सॉल्व दिस इक्वेशन बाय टू मेथड्स। इसको हम दो मेथड सॉल्व कर सकते हैं, बट हम लोग यहाँ पर एनसीईआरटी एक ही मेथड से सॉल्व किया बच्चों, और वो मेथड होता है फेजर डायग्राम का मेथड होता है ना। टेक्निक ऑफ फेजर, मतलब फेजर वाला सबसे इजी होता है और यही आपको यूज भी करना है ऑलवेज, फेजर वाला, ठीक है। तो फेजर डायग्राम को समझते हैं बच्चों हम लोग, है ना, क्योंकि यही मेथड सबसे बेस्ट होता है। तो फेजर डायग्राम सॉल्यूशन फ्रॉम द सर्किट शोन। देखो, वी सी दैट रेजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर आर इन द सीरीज। ये देखो तीनों बच्चों यहाँ पे सीरीज में है, ये चीज तो हम लोग को दिख ही रहना है यहाँ पर, तीनों के तीनों किस में है, सीरीज में है। ओके, देयरफॉर द एसी करंट इन ईच एलिमेंट इज सेम एट एनी टाइम। क्योंकि सीरीज में बच्चों का करंट क्या होता है, सेम होता है। तो सीरीज में अगर करंट सेम होगा तो सभी में करंट सेम होगा, ठीक है। तो सभी के पास एम्पलीट्यूड भी क्या होगा, सेम होगा। समझ में आया ना? तो मतलब सेम एम्पलीट्यूड एंड सेम फेज भी यहाँ पर होगा। क्लियर? यहाँ पे इसको हाईलाइट कर देता हूँ। The AC current in each element is same at any time having same amplitude and phase.
लेट इट बी, है ना। अब देखो बोला गया कि मतलब करंट को आप एज्यूम कीजिए कि करंट कितना है, तो करंट है बच्चों यहाँ पर इतना, I इज इक्वल टू आई एम इंटू साइन ओमेगा टी प्लस 5, मतलब क्योंकि देखो यहाँ पे वोल्टेज और इसमें फेज में कुछ तो चेंजेस आएगा, अगर सेम फेज में होना होगा तो खुद ही आ जाएगा ना लास्ट में जब हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे, बट यहाँ पर सेम फेज में आता नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर कुछ फेज डिफरेंस होता है, कितना होगा अभी मालूम नहीं है। एक मिनट रुकिए, करंट यहाँ पर वोल्टेज को हम ओमेगा टी तक रखेंगे और करंट में 5 ऐड कर देंगे एक्स्ट्रा फेज, ओके। तो ये मतलब इक्वेशन आप एज्यूम कीजिए, द 5 इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज अक्रॉस द सोर्स एंड करंट इन द सर्किट, मतलब ये जो 5 है ये फेज डिफरेंस है बच्चों वोल्टेज और करंट के बीच में, ठीक है, ओके। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट वी हैव लर्नड इन द प्रीवियस सेक्शंस वी शैल कंस्ट्रक्ट अ फेजर डायग्राम फॉर द प्रेजेंट वैल्यू, ओके। हम लोग यहाँ पर एक फेजर डायग्राम बनाने वाले हैं, वही बोला कि कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं हम लोग। लेट आई भी, देखो अब हम लोग ने इस चीज को पढ़े थे बच्चों, और जाके आप प्रीवियस जो वीडियो है ना मेरा उसमें भी देख सकते हैं कि करंट इसमें रेजिस्टर वाले प्योरली रेजिस्टिव के केस में, है ना, करंट और वोल्टेज सेम फेज में होता है, ठीक है। लेट आई बी द फेजर रिप्रेजेंटिंग करंट इन द सर्किट एज गिवन बाय 7.21, ओके। यहाँ पर ये वाला लेट now further let VL, VR, VC and V represent the voltage across inductor, capacitor, resistor and the source, मतलब ये सोर्स वोल्टेज हो गया या कैपेसिटर के क्रॉस, रेजिस्टर के क्रॉस, इंडक्टर के क्रॉस। फ्रॉम द प्रीवियस सेक्शन वी नो दैट VR इज पैरेलल टू I, है ना। ये देखो इस चीज को हम जानते हैं, प्रीवियस सेक्शन में देख भी चुके हैं, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको समझाया भी था, बताया भी था कि जो VR होता है ना, एक मिनट रुकिए जरा, जो VR होता है मतलब जो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर होता है वो और करंट ये सेम फेज में होते हैं, ठीक है। तो फेज डिफरेंस यहाँ पे 0 होता है ना, यहाँ फेज डिफरेंस 0 होता है, जबकि VC, है ना, वो π/2 बिहाइंड I होता है, मतलब वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, है ना, ऑलवेज लैग करता है करंट से, जबकि इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज जो है ना वो लीड करता है। समझ में आया? मतलब यहाँ पर अगर हम लोग इसको ड्रॉ करें, है ना, तो इस डायग्राम को देखो, जो ये डायग्राम है ना ये वाला, इसको समझेंगे हम लोग, बट अगर हम इसको ड्रॉ करें ना तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, हम ऐसे बोल सकते हैं कि इस वाली लाइन पे अगर इधर में वोल्टेज है तो करंट भी इसी फेज में होगा, मतलब रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज जो होगा वो और करंट इधर होगा, बट जो इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज है ना वो लीड करता है, कितने से लीड करता है, π/2 से, ठीक है। और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर यहाँ पर लैग करता है, तो मान लो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर अगर लैग करेगा तो हम ऐसे दिखाएंगे, बट कितने से लैग करता है, 90 से लैग करता है, तो हम ऐसे लिखेंगे। तो देखो आप ठीक से अगर, तो ये VL और VC इनके बीच का क्या हो गया, तो 180 हो गया ना, अपोजिट एक दूसरे के अपोजिट हो गए 180, मतलब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, बट इससे VR से क्या हो जाएगा, तो VR से दोनों परपेंडिकुलर होगा। जैसे मैं दिखा देता हूँ, मान लो अगर मैं बोलता हूँ कि VL ज़्यादा है VC से, तो VL माइनस VC, बट इधर क्या होगा VR, तो इनके बीच का एंगल कितना, 90, ठीक है। तो यहाँ से आपको जो ये इम्पीडेंस मिलेगा यहाँ पर Z, वो क्या मिलेगा, ये मिलेगा VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर, है ना, VL माइनस VC का होल स्क्वायर, मतलब पाइथागोरस के अकॉर्डिंग। समझ में आया? नेट वोल्टेज मतलब यहाँ पर, ओके क्लियर, ये नेट वोल्टेज का लाइन होगा बच्चों। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो VL लीड करता है I से, मतलब नेट करंट, ये फाइनल करंट है नेट करंट सर्किट का, और VC लैग करता है, ठीक है, VR सेम फेज में होता है, ओके। द लेंथ ऑफ द फेजर, अब देखो इसी चीज को जो यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया ना, बताया ना, इसी चीज को रोटेट करके इधर से ऐसे दिखाया जा रहा है कि अगर मान लो कि VR, है ना, इधर है VL, इधर VR इधर है, I इधर है, ठीक है, VL इधर है, VC इधर है, तो इनके बीच का देखो, जैसे यहाँ दिखाया था ना 90, तो ऐसे यहाँ देखो दिखा रहा है 90, इधर भी दिखा रहा है 90, ठीक है। तो इन दोनों का नेट निकाल दिया यहाँ पर, क्लियर, समझ में आ गया। तो आप देखिए यहाँ पर लेंथ ऑफ दिस फेजर्स आर, लेंथ ऑफ दिस फेजर्स और मैग्नीट्यूड, सॉरी एम्पलीट्यूड ऑफ VR, VC एंड VL आर, मतलब वोल्टेज की बात कर रहे हैं, तो एम्पलीट्यूड हम लोग क्या लिखेंगे, मतलब मैक्सिमम
वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, मतलब मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर क्या लिखेंगे आप, मैक्सिमम करंट इनटू रेजिस्टेंस। मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर क्या लिखेंगे आप, तो मैक्सिमम करंट इनटू एक्सएल, क्योंकि इंडक्टर कितना रेजिस्टेंस ऑफर करता है, एक्सएल। तो मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर कितना लिखेंगे आप, तो आई एम इंटू एक्सी, मतलब मैक्सिमम करंट इंटू एक्सी। ठीक है, समझ में आया। तो ये एम्पलीट्यूड वाला मतलब पार्ट यहाँ पर बच्चों ये हो गया। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर हम लोग इसको मैं जरा हाईलाइट कर दूं, ये एम्पलीट्यूड वाला पार्ट हो गया यहाँ पर। ठीक, अब देखिए द वोल्टेज अक्रॉस द फेजर रिलेशन हुज वर्टिकल कंपोनेंट गिव्स अबव इक्वेशन, मतलब ये वाला इक्वेशन की बात हो रही है। तो वी एल प्लस वी आर प्लस वी सी इज इक्वल टू वी, दिस रिलेशन है ना, दिस रिलेशन इन फिगर 7.11 बी, सिंस यहाँ पर देखिए इसकी बात कर रहा है यहाँ पर। अब मैं आपको ना एक चीज बच्चों यहाँ बताऊं, तो ये लिखा है बट ये ना इसको हम डायरेक्टली ऐसे लिख के यूज नहीं कर सकते। पता है क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म में होता है। मतलब यहाँ पर आप ठीक से देखिए ना, मतलब वेक्टर फॉर्म में तो नहीं बोलोगे डायरेक्टली, बट आप ये बोल सकते हैं कि ये पाइथागोरस के फॉर्म में है। मतलब कि अगर ऐसा होता कि वी आर और वी एल भी इधर होता, वी सी भी इधर होता, तो फिर तीनों को ऐड कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं था। बट यहाँ पर क्या है ना कि वी एल बच्चों इधर है, वी आर इधर है, वी सी इधर है, तो इन सब का जो रिजल्टेंट निकालोगे ना, मान लो अगर वी एल ज़्यादा होता है तो वी एल माइनस वी सी लिख दोगे, इधर वी आर लिख दोगे, तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग आपको नेट निकलेगा, जो कि यहाँ दिखाया था मैंने अभी आपको। ठीक है, तो डायरेक्टली इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर सिंस वी सी एंड वी एल, अब ये सही है गलत है अभी आपको स्टेटमेंट में मालूम चल जाएगा। यहाँ पर वी सी एंड वी एल आर ऑलवेज अलोंग द सेम लाइन एंड इन अपोजिट डायरेक्शंस। वी सी और वी एल सेम लाइन पे होंगे और अपोजिट डायरेक्शन में होंगे एक दूसरे को, इसे यहाँ भी देख सकते हैं आप, है ना। देखो ये डायग्राम और ये डायग्राम एक ही डायग्राम है, कोई मतलब अलग अलग नहीं है, ऐसा नहीं कि ये अलग हो गया ये अलग हो गया। इसको बस मैंने सीधा दिखा दिया एक्स और वाई के लोग, और इसको फाई एंगल पे दिखा रहा है, ओमेगा टी प्लस फाई पे दिखा रहा है। ओके, इन अपोजिट डायरेक्शन दे कैन बी कंबाइंड इनटू अ सिंगल फेजर। सिंगल फेजर में हम कंबाइन कर सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में ना मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जो लिखता है ना ऐसे बोल्ड लेटर्स में, ऐसे थोड़ा हाईलाइट करके बोल्ड लेटर्स में, इसका मतलब वेक्टर होता है बच्चों एनसीईआरटी में, है ना। इसका मतलब वेक्टर होता है, ध्यान रखिएगा। तो बोला कि वेक्टरली ऐड करने के बाद वी सी प्लस वी एल विच हैज अ मैग्नीट्यूड वी सी एम माइनस वी एल एम, मतलब मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर माइनस मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। Since V is represented as the hypotenuse of the right angle triangle whose sides VR and VC plus VL, the Pythagorean theorem gives, मतलब ये जो चीज है ना एक दूसरे का अपोजिट में है तो सब्ट्रैक्ट तो होगा ही, बट वेक्टर फॉर्म में ऐड करा तो वेक्टर में तो ऐड ही करते हैं बच्चों ना, है ना, और साइन की वजह से सब्ट्रैक्ट खुद ही हो जाता है वेक्टर में। तो ये बोल रहा है कि यहाँ पर देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको। अब यहाँ तो ये VC माइनस VL किया ना, तो चलो मैं VC माइनस VL ही करके दिखा देता हूँ आपको। तो ये मान लो VR हो गया और ये VC माइनस VL हो गया। ठीक है, तो अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे आप तो ये आपको नेट वोल्टेज हो गया। तो नेट वोल्टेज हो गया तो यहाँ से यहाँ तक ये जो लाइन डॉटेड लाइन दिखाया मैंने, ये डॉटेड लाइन क्या होगा, VC माइनस VL होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग पर रूट ओवर परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है, माइनस सॉरी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर है, तो रूट ओवर VC माइनस VL का होल स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। ठीक है, ये चीज हो गया, समझ में आया। तो यहां से हम लोग को ये नेट वोल्टेज यहाँ पर का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। ठीक, अब अगर आपको ये चाहिए कि भाई ठीक है जैसे ये आया है ना वोल्टेज, वैसे यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना ऑफर कर रहा होगा पूरा सर्किट मिल करके, क्योंकि ये तो नेट वोल्टेज हो गया ना। बट पूरे सर्किट में सभी के पास रेजिस्टेंस है, इसके पास एक्सी है, इसके पास एक्सएल है और इसके पास आर है, तो ये सब मिलकर कितना मतलब यहाँ पर रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे ये आपको जानना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई स्क्वायर जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से आई मतलब बोथ साइड में स्क्वायरिंग कर दो, आई एक्सी माइनस आई एक्सएल होल स्क्वायर माइनस प्लस आई इंटू आर का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ना आप आई कॉमन करके कैंसिल कर दो, तो क्या बचेगा, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सी माइनस एक्सएल होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड इज इक्वल टू हो जाएगा रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर। ठीक है,
सॉरी बच्चों, अब इसी में अगर एक्सेल ज़्यादा होता तो ये एक्सेल माइनस एक्स हो जाता का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ना, ये रूट के अंदर रहता है ये। अब इसको बोलते हैं इम्पीडेंस, इसको इम्पीडेंस बोलते हैं बच्चों, ठीक है। और यहाँ से आप करंट भी इवन निकाल सकते हो, इवन आप चाहो तो करंट भी निकाल सकते हो यहाँ से, ठीक है। कैसे निकालोगे, तो जैसे ये हो गया ना, ये वाला पार्ट यहाँ पर, तो यहाँ से आप ऐसे लिख देते v इज इक्वल टू, और ये पार्ट लिख दीजिए, ये v इज इक्वल टू दिस पार्ट रूट के अंदर, तो i कॉमन हो जाता, तो i कॉमन हो जाता, तो यहाँ पर रूट के अंदर क्या बचता आपको, आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। तो यहाँ से i निकल जाता ना, जब इस पार्ट को उठा करके यहाँ से इधर भेजते इसके डिनोमिनेटर में, तो आपको मालूम हो जाता है यहाँ से, समझ में आया। तो यहाँ से आपको i निकल जाता है ना, तो i इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग i इज इक्वल टू v बाई आर, रेजिस्टेंस लिखा जाता है ना, बट यहाँ तो रेजिस्टेंस अकेले नहीं है, तो इंडक्टेंस भी है और कैपेसिटेंस भी है, तो इसीलिए r की जगह पे यहाँ पे क्या आएगा, z आएगा। तो यहाँ से कंपैरिजन करके भी आप z निकाल सकते हो, बता सकते हो कि यहाँ पर z क्या आने वाला है, या फिर जैसे मैंने समझाया आपको अभी, आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो, ठीक है। इस z को बोलते हैं हम लोग इम्पीडेंस, ठीक है, इसको बोलते हैं इम्पीडेंस, और ये इसको बोलते हैं इम्पीडेंस ट्रायंगल। ये जो है ना, जो डायग्राम आपको दिख रहा है अभी स्क्रीन पे, इसको बोलते हैं इम्पीडेंस ट्रायंगल, ठीक है, इम्पीडेंस ट्रायंगल। तो इम्पीडेंस ट्रायंगल ये उसको बोलते हैं, और कैसे ड्रॉ होगा इम्पीडेंस ट्रायंगल, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। यहाँ से देखो आई सेम था ना, सभी तो आई सेम था सीरीज में है, तो इसको आप एक्स सी माइनस एक्सएल लिख सकते हो, और इसको आर लिख सकते हो, ठीक है। अगर यही ट्रायंगल ऊपर की तरफ होता ना, तो आप इसको आर और इधर में एक्सएल माइनस एक्स लिख देते, कोई दिक्कत नहीं था, और इसी में आप लाइन ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना, इसके पैरेलल में यहाँ पे आ गया एक्सएल माइनस एक्स, ये फाई, और ये नेट रेजिस्टेंस Z इंपीडेंस, जिसको यहाँ पे दिखाया जा रहा है, देखिए, तो ये Z हो गया, ये एक्सएल माइनस एक्सी हो गया, है ना, या एक्सी माइनस एक्सएल बोल सकते हो, और ये हो गया R। तो यहाँ से ये फाई निकाल सकते हो आप, देखो आपको फाई यहाँ से क्या मालूम होगा, आप इधर से भी फाई निकाल सकते हो, यहाँ से भी, सभी जगह दिखा देता हूँ मैं आपको, यहाँ से भी फाई निकालोगे तो आपको tan फाई इज इक्वल टू क्या मिलेगा, तो वी सी माइनस वी एल बाई वी आर, है ना। और इसी में देखो आई तो सभी के लिए सेम है ना, तो ये क्या मिलेगा, एक्स सी माइनस एक्सएल बाई आर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे tan फाई आपको, मतलब, और फाई क्या है बच्चों, तो मैं आपको समझा दूं कि फाई यहाँ पर फेज डिफरेंस है, ठीक है। और देखिए जैसे कि फेजर में आई ऑलवेज क्या होता है, पैरेलल टू वी आर होता है, तो फेज एंगल फाई इज एंगल बिटवीन वी आर एंड वी, क्योंकि इधर में क्या होगा, वी आर होगा, और वी तो इधर है ना, जैसे आप देखिए, तो ये जो z वाला पार्ट है, यही तो v वाला पार्ट भी है, ठीक है। तो यहाँ पर वी आर और v के बीच का जो एंगल है ना, मतलब सप्लाई वोल्टेज, मतलब नेट वोल्टेज एंड वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर का जो बीच का फेज डिफरेंस है, वही फेज डिफरेंस यहाँ पे है, इसको हम फाई लिख रहे हैं, ओके। तो हम tan फाई कैसे निकाल सकते हैं, तो वी सी माइनस वी एल अपॉन वी आर। अब ये VCM लिखने का मतलब हो गया कि मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, ठीक है। या फिर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे भी पूछेगा ना, पर्टिकुलर टाइम पे पूछेगा, तो वो भी सीधे लिख सकते हो VC माइनस VM, VC माइनस VL अपॉन VR, तो उसमें कोई गलत नहीं होता है, ठीक है। और हम XC माइनस XR के XC माइनस XL के टर्म में भी निकाल सकते हैं यहाँ पर, ठीक। और इसको बच्चों क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं इम्पीडेंस ट्रायंगल, ठीक है। और जो Z है ना, इसको बोलते हैं इम्पीडेंस, यहाँ देख सकते हैं आप, इम्पीडेंस, ये इम्पीडेंस है, ठीक है। और ये इम्पीडेंस मतलब कौन सा हुआ, तो ये Z वाला पार्ट को इम्पीडेंस बोलते हैं, मतलब इसको बोलते हैं हम लोग इम्पीडेंस, ठीक है, जो कि हाइपोटेन्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पर देखें हम लोग, है ना, तो देखो यहाँ पर आप ठीक से देखिए, तो अगर एक्सेल का वैल्यू ज़्यादा होता है, अगर इनकेस एक्सेल का वैल्यू ज़्यादा होता है ना, तो अगर एक्सेल ज़्यादा हो जाएगा यहाँ पर, तो ये पूरा पार्ट क्या आ जाएगा, अगर एक्सेल ज़्यादा होने का मतलब हुआ कि ये पूरा पार्ट नेगेटिव आ जाएगा, मतलब लेस देन जीरो नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव आने का मतलब क्या हुआ कि फाई नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि अगर ये नेगेटिव आ गया दैट मीन्स कि tan फाई नेगेटिव आएगा, और tan फाई नेगेटिव आने का मतलब होता है कि एंगल भी उसका क्या होगा, नेगेटिव होगा, बिकॉज फाई tan क्या होता है, ऑड फंक्शन होता है ना, tan इज अ ऑड फंक्शन। तो यहाँ पे फाई नेगेटिव हो जाएगा। अगर एक्सी का वैल्यू ज़्यादा है एक्सेल से, तो फाई पॉजिटिव होगा,
ना, इस चीज़ को याद रखिए। अगर इक्वल हो गया तो फिर फाई 0 हो जाएगा। अगर ये इक्वल है आपस में, ठीक है, तो tan फाई 0 होगा, और अगर tan फाई 0 होता है, ठीक है, तो इसका मतलब फाई भी क्या होगा, 0 होगा। ठीक, अब यहाँ पर ना इसी चीज़ को देखो, यहाँ दिखाया गया ग्राफिकली कि अगर हम इसे रोटेट कर रहे हैं तो वोल्टेज यहाँ पहुंचा है ओमेगा टी से, ठीक है, तो करंट और इसमें, क्योंकि देखो यहाँ पर एक लाइन बताया था, यहाँ देखिए, जरा मैं इसको क्लीन करके फिर दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए कि I इज ऑलवेज पैरेलल टू वी आर, है ना, I ऑलवेज पैरेलल टू वी आर होता है, एंड जो फेज है फाई वो ऑलवेज किसके बीच का एंगल है, वी आर और वी के बीच का एंगल है ना। तो आप यहाँ पे ये बोल सकते हो ना कि अगर ये वी आर और वी के बीच का फाई एंगल है तो वी आर किसके पैरेलल है, आई के। इसका मतलब कि आई और वी के बीच का एंगल भी क्या होगा, फाई होगा। तो वही चीज देखो यहाँ पर आई और वी के बीच का एंगल फेज डिफरेंस क्या आया, फाई आया, जो कि यहाँ पर दिखाया जा रहा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ इनके बीच का एंगल 90 है नहीं, मतलब ये फाई जो है ना, ये फाई तो अभी अभी तो नहीं बोला गया ना आपको 90 है, तो अभी अगर 90 नहीं बोला गया तो आप ये कैसे बोल सकते हैं कि जो करंट है, ये वाला करंट का इक्वेशन, ये कि ये कॉस आएगा। आप इसको अभी आप इसको ऐसे नहीं बोल सकते ना कि ये कॉस फाई होगा, सॉरी कॉस ओमेगा टी होगा, आप नहीं बोल सकते ऐसे अभी। ठीक है, क्योंकि आपको फाई के बारे में नहीं मालूम है कि वो 0 है 90 है क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो देखो वोल्टेज का क्लियर है कि वो साइन है, कि साइन ओमेगा टी है, तो अब कंप्लीटली यहाँ पर क्योंकि इनिशियल फेज 0 है, इनिशियल फेज वोल्टेज के लिए तो हम लोगों ने 0 लिया था ना, वी एम साइन ओमेगा टी। बट करंट वाले में हम लोगों ने क्या लिया था, तो करंट वाले में लिया था हम लोगों ने आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाई लिया था। तो मतलब इनिशियल फेज कुछ है, तो इसीलिए क्या होगा यहाँ पर, अगर इस लाइन को मैं ऐसे थोड़ा पीछे की तरफ एक्सटेंड करूँ तो देखो ये सॉलिड वाला लाइन जो है ना वोल्टेज को है, और डॉटेड लाइन करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो थोड़ा सा ये पीछे की तरफ ऐसे एक्सटेंड हो जाता है। ठीक है, तो इसको आप ये नहीं बोलेंगे कि सर ये तो कॉस की तरह ग्राफ दिख रहा है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है इसलिए नहीं। अगर कॉस का ग्राफ होता ना तो कैसे स्टार्ट होता, मैं आपको दिखाऊं। कॉस का अगर होता तो ऐसे स्टार्ट होता, यहाँ से ऐसे स्टार्ट होता है ना, ये साइन का ही है इसलिए नीचे से स्टार्ट हुआ, देखिए यहाँ से। ठीक है, समझ में आया ना, साइन का है इसलिए देखिए नीचे से स्टार्ट हुआ, मैं पूरा रब करके दिखाता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। समझ में आया, आप देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ है ऐसे, जबकि साइन का होता है ना तो ऐसे स्टार्ट होता है ऊपर से, सॉरी कॉस का होता तो ऊपर से स्टार्ट करता, साइन का है इसलिए नीचे से स्टार्ट हुआ। ठीक, तो जस्ट ये बताना चाह रहा है कि दोनों के बीच में फेज डिफरेंस है, यहाँ पे देखो इसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर कि फेज डिफरेंस है, इसीलिए ग्राफ भी थोड़ा अलग अलग है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया, किसी को डाउट इसमें। अब बच्चों हम लोगों ने यहाँ पे देखो एम्पलीट्यूड वगैरह सब कुछ डिसाइड तो कर लिया है ना फेजर मेथड से, है ना, सीरीज में फेजर मेथड सब कुछ डिसाइड कर लिया, बट इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। क्या डिसएडवांटेजेस हैं, तो यहाँ पे इनिशियल, है ना, फेजरग्राम मतलब नथिंग से नथिंग अबाउट इनिशियल कंडीशंस, मतलब यहाँ पे इनिशियली क्या है क्या नहीं है कुछ उसके बारे में फेजर डायग्राम नहीं बताता है। वन कैन टेक एनी आर्बिट्रेरी वैल्यू t, मतलब say t1 as done throughout this chapter and draw different phasors which show the relative angle between different phasors। ठीक है, मतलब यहाँ पे अलग अलग टाइम पर ना अलग अलग यहाँ पर हम फेजर डायग्राम भी बना सकते हैं, तो मतलब इससे इनिशियल कुछ बोला नहीं है। द सॉल्यूशन सो ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन, दिस इज नॉट जनरल सॉल्यूशन। समझ में आया आप लोगों को, आप दोबारा समझ सकते हैं। वन कैन टेक एनी आर्बिट्रेरी वैल्यू t थ्रू आउट द चैप्टर एंड ड्रॉ डिफरेंट फेजर्स मतलब ड्रॉ कर सकता है, विच शोज रिलेटिव एंगल बिटवीन द डिफरेंट फेजर्स, तो डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स भी दिखा सकता है फेजर्स में। ठीक है, समझ में आया। द सॉल्यूशन सो ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन, तो अभी जो हम सॉल्यूशन ऑब्टेन किया है ना उसको हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन, दिस इज नॉट जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, एडिशनली वी डू हैव अ transient solution which exist even for v is equal to 0, मतलब पोटेंशियल 0 होने के बाद भी एक स्टेट यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, मतलब इसलिए इनिशियली कुछ बताया ही नहीं गया ना यहाँ पर। द जनरल सॉल्यूशन इज द सम ऑफ ट्रांजिएंट सॉल्यूशन एंड द स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन आफ्टर सफिशिएंटली लॉन्ग टाइम द इफेक्ट्स ऑफ द ट्रांजिएंट सॉल्यूशन डाई आउट। ठीक है, एंड बिहेवियर ऑफ सर्किट इज डिस्क्राइब्ड बाय द स्टेडी स्टेट। अब देखो अब आपके मन में आएगा कि सर जब ऐसा है कि ट्रांजिएंट स्टेट में होगा ना, ट्रांजिएंट स्टेट में होगा
और आपने बताया भी नहीं सर यहाँ पर कि क्या होगा कैसे होगा। तो बच्चों यहाँ पर ना एक लाइन पढ़िए, है ना, आपको दिखाता हूँ। द इफेक्ट ऑफ ट्रांजिएंट स्टेट। ट्रांजिएंट स्टेट होता क्या बच्चों, मतलब बीच वाला टाइम की बात कर रहा है। ट्रांजिएंट स्टेट का मतलब हुआ ये वाला टाइम, कि किसी भी टी टाइम पर थ्रू आउट द चैप्टर पूछा जा सकता है। तो बीच वाला जो टाइम होता है ना, मतलब किसी भी टाइम पे पूछना, उसको ट्रांजिएंट स्टेट बोलते हैं। तो डाई आउट एंड द बिहेवियर ऑफ द सर्किट इज डिस्क्राइब्ड बाय द स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन। तो फाइनली जो होता है ना बच्चों ट्रांजिएंट स्टेट, ये डाई आउट हो जाता है, मतलब ये खत्म हो जाता है। तो इसलिए फाइनली ये वापस से किस पे आ जाता है, स्टेडी स्टेट पे। तो इसीलिए इसको डिस्क्राइब यहाँ पर नहीं किया जाता है, इसको मतलब इसके बारे में पढ़ा ही नहीं जाता है, कोई मतलब नहीं है, बाद में तो खत्म होना हो जाना है उसको, है ना। मतलब वो जो सर्किट है ना वापस से स्टेडी स्टेट की तरह बिहेव करने लगेगा, तो क्या मतलब उस चीज़ का, कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए उसके बारे में नहीं पढ़ा जाता है, ठीक है। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही सर, ठीक। छोटा छोटा वीडियो करके कोशिश करता हूँ आपने बनाने की, ताकि आप इजीली देख सके, समझ सके। नेक्स्ट वीडियो में ना इसके बारे में पढ़ाऊंगा मैं आपको, रेजोनेंस के बारे में, है ना। और रेजोनेंस समझाऊंगा, तो नेक्स्ट वीडियो में ओनली रेजोनेंस आपको एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद की वीडियो में फिर पावर, और उसके बाद की जो वीडियो आएगा ना बच्चों, उसमें ट्रांसफॉर्मर के बारे में डिटेल में पूरा एक्सप्लेन करूंगा, आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो अभी 3 वीडियो इस पर और आएगा इस वीडियो के बाद, तब जाके चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओके ओके, थैंक यू बच्चों।